लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखा जाए तो बहुत छोटा सा एएस है और बहुत इजी वाला एएस है। इसके अंदर रेगुलर लेक्चर्स में मैंने बात किया था, देयर आर टोटल 19 पॉइंट्स। ठीक है, 19 पॉइंट्स मतलब 19 केसेस हैं कि इसको इनकम कैसे कंसिडर करेंगे, इसको इनकम मानना है या नहीं मानना है, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ। बेसिकली रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आपको अभी पीएनएल में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इसको डिफर करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, उसकी बात चालू है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमको अगर मान लेते हैं सेल हुआ, तो सेल की एंट्री हम क्या पास करते हैं, बैंक ऑब्लिक डेटस टू सेल्स। और ये सेल्स आइडियली ट्रेडिंग फील्ड में जाता है, राइट। तो इसको अभी ट्रेडिंग फील्ड में लेके जाना है या इसको पोस्टपोन करना है, एडवांस बोलना है, ये बात चालू है, राइट। अब सिर्फ सेल्स की बात नहीं करते हैं हम, इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी हमारी अदर इनकम रहती है उसकी भी बात करते हैं। तो वो इस साल के पीएल में जाएगा या अगले साल के पीएल में जाएगा, बात उस पर चालू है। ठीक है, तो पूरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का खेल उसके ऊपर ही है, राइट। अब आइडियली आप देखोगे कि AS9 का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एक्सप्लेन्स व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एंड आल्सो स्टेट्स दैट द सर्कमस्टेंस इन व्हिच द रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन। कब हमने अभी करना चाहिए, कब हमने पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसको अप्लाई नहीं करेगा AS12, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट ने बोल दिया इसको इनकम मानना है या रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट करना है, डिफर करना है, वो AS12 ने बोल दिया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये AS7 अलग से बनाया गया है इसके लिए। AS19 हायर परचेज लीजेस में, अगर आप देखोगे लीजेस में एक टाइप आता था फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में उसने क्लियर बोला था कि एसएलएम बेसिस पे एक एक्सपेंस बताएगा, दूसरा इनकम बताएगा, राइट। तो आइडियली ये वहां पे लिखा हुआ था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में इनको छोड़ के बाकी जो भी कवर आएगा सब रेवेन्यू रिकॉग्निशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है, प्रैक्टिकल एज एन रहेगा पूरा थ्योरी क्वेश्चंस, लेकिन कैसे डील होगा उस पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, मान लेते हैं मैंने बेच दिया, लेकिन सामने कस्टमर ने बोल दिया सर हमको अभी डिलीवरी नहीं चाहिए, हमको 1 महीने बाद देना। तो क्या मैं 1 महीने बाद डिलीवरी रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, आपने अभी रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, अब 20 मार्च को आए मेरे पास और 20 मार्च को आपने मेरे से गाड़ी बुक कर ली, गाड़ी बुक कर ली और सेल सेल बन गया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन आपने बोला सर डिलीवरी अभी नहीं, डिलीवरी देना मुझे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे है, 15 अप्रैल को मुझे डिलीवरी देना, राइट। तो 20 मार्च को सेल रिकॉर्ड करना या 15 अप्रैल को, बात उस पर चालू, तो मैं बोलूंगा ऑन इमीडिएटली, मैं पोस्टपोन नहीं करने वाला। मेरी गलती है क्या? नहीं, गुड्स रेडी है आपके सामने, आप लेके जाना नहीं चाहते हो, मेरी क्या गलती है? पैसे आ गए, बिल बन गया, रेडी भी है डिलीवरी के लिए, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप डिले कर रहे हो तो मैं पोस्टपोन नहीं करने वाला हूं, मैं ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करूंगा। तो व्हेन शुड बी रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। इंस्टॉलेशन, मान लेते हैं इंस्टॉलेशन, जैसे सीसीटीवी वाईफाई अगर मुझे राउटर इंस्टॉल करना है, राइट। तो मान लेते हैं मैं मेरा बंदा आपके घर पे आया, आपने इंस्टॉलेशन करवाना था, राइट। सीसीटीवी या वाईफाई का इंस्टॉलेशन करवाना था। अब इंस्टॉलेशन का इनकम मैं कब मान पाऊंगा? जब सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। मान लेते हैं आपके पास कोई बंदा आया मेरा, वो 10 दिन से चक्कर काट रहा है लेकिन वो इंस्टॉल कर ही नहीं पा रहा है, राइट। आपने अगर मुझे एडवांस भी दिया होगा तो मैं उसको इनकम मान सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो, मुझे वो रिफंड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। इंस्टॉल कर पाया क्या? मैं नहीं कर पाया। अगर इंस्टॉलेशन ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उसको इनकम मान ही नहीं सकता। ऑल्दो मान लेते हैं एग्जाम्पल, आपने मुझसे वाईफाई राउटर परचेस किया, आपने पूरा एडवांस पेमेंट दे दिया और आपने बोला सर साल भर का एक साथ मुझसे 20 ले लो, तो आपने 20 दे भी दिया मुझे, तो क्या मैं उसको इनकम अभी मान लूँ? द आंसर इज नो। जब तक मैं बंदा बेच के आपके पास इंस्टॉल नहीं करवा देता तब तक ये मेरे लिए एडवांस ही है, मैं इनकम नहीं मान सकता, राइट। इंस्टॉलेशन के बाद भी आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला था सर मुझे वाईफाई राउटर जो चाहिए वो मुझे मेरे पर्सनल रूम में चाहिए, मेरे बंदे ने पर्सनल रूम में बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ और आपने उसको लिविंग रूम में एडजस्ट कर दिया, नेटवर्क का इशू है, तो आपने एक्सेप्ट किया क्या? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर हमारी बात की हुई थी यहाँ पे इंस्टॉल करना, आपने वहाँ इंस्टॉल नहीं करा, निकाल के दो, मेरे को नहीं चाहिए। इन शॉर्ट जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक हम इनकम नहीं मान सकते हैं। तो अगर उन्होंने इंस्टॉलेशन में क्वेश्चन दे दिया तो आपने बोलना चाहिए ऑन सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, तभी मैं इनकम मान सकता हूँ, राइट। सेल ऑन अप्रूवल, ये बहुत एकदम बेसिक बच्चों वाला पॉइंट है। सेल्स ऑन अप्रूवल आइडियली हमने सेल कब मानना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपकीपर हूँ, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे गुड्स खरीद लिए, राइट, लेकिन जाते जाते आपने बोल दिया सर अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न। मैंने कहा कोई बात नहीं रिटर्न दे देना, राइट। तो मान लेते हैं ये मेरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है, राइट। 25 मार्च को आप मेरे से आके गुड्स लेके गए, क्या मैंने अभी सेल बुक करना चाहिए? आंसर इसमें मेरा इनकम नहीं मानना चाहिए। मैंने इनकम कब मानना चाहिए? या तो आपने कॉल करके एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर मान लेते हैं 15 दिन का टाइम दिया मैंने 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल को अगर आपका कोई जवाब नहीं आया, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, इसके बाद मैं रिटर्न लूंगा क्या आपसे? नहीं। इन शॉर्ट मैं 10 अप्रैल को मान लूंगा सेल हो गया। समझ में आया? मैं 25 मार्च में नहीं बोलूँगा, मैं 10 अप्रैल का सेल मानूँगा। इज़ द पॉइंट क्लियर एवरीवन? बेसिकली सेल ऑन अप्रूवल का पॉइंट होता है द गुड्स ईदर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर और द टाइम पीरियड शुड एक्सपायर। इज़ द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, गारंटी और वारंटी। जब भी गारंटी या वारंटी देते हैं, हम सेल तो इमीडिएट मान लेते हैं,
सेल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, लेकिन अब गारंटी दे रहे हो तो सीधी बात है आपको रिप्लेस करके देना पड़ेगा। वारंटी दे रहे हो मतलब आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप रिपेयर करके दोगे तो सीधी बात है रिपेयर के लिए पैसा तो लगेगा ना, तो रिपेयर का प्रोविज़न या रिप्लेसमेंट का प्रोविज़न ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा आपको अभी से। कैसे बनाएँगे? पास्ट रिकॉर्ड चेक करके। मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, मैं 100 यूनिट्स बेचता हूँ और 2 या 3 या मान लेते हैं 3 पीस हमेशा आता है रिपेयर करने के लिए। 3 पीस मतलब कहने से 3% तो 3% आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा, बदल के देना पड़ेगा। तो 3 यूनिट्स का आप प्रोविज़न बना के रख लो, कितना नुकसान हो सकता है, हुआ नहीं है। अब इस पे केस सिनेरियो क्या रहेगा? कि आपने सेल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ किया, सही किया? हाँ, लेकिन आपने प्रोविज़न बनाया नहीं, जब आएगा तब रि कैश बेसिस पे कर देंगे, सही किया क्या? नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज़ जब गारंटी और वारंटी रहता है, तो आपने अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए हमेशा प्रोविज़न बना के रखना चाहिए। इज़ द पॉइंट क्लियर? क्यों? क्योंकि आज बेचा है मैंने कमा तो लिया, लेकिन सीधी बात है कभी-कभी तो रिटर्न आएगा। हर यूनिट नहीं आएगा, कोई तो रिटर्न आएगा, वो कोई रिटर्न के लिए उसका नुकसान हो सकता है, उसका प्रोविज़न आपने अभी से बना के रखना चाहिए। क्लियर? सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर में डील करता हूँ, मेरा इनकम सोर्स वही है। तो आप कभी-कभार क्या करते हो मुझे साल भर का, 2 साल का, 3 साल का एडवांस एक साथ दे देते हो, तो क्या मैंने उसको इनकम मान लेना चाहिए एक साथ? द आंसर इज़ नो। इनकम कैसे मानेंगे? तो आइडियली अगर अमाउंट सेम है, मान लेते हैं मैगज़ीन्स, हर मैगज़ीन ₹500 का है। आपने बोल के रखा है, सर एवरी फर्स्ट फर्स्ट को हर नया मैगज़ीन आता है, फर्स्ट मेरे घर पे मैगज़ीन पहुँच जाना चाहिए। हर मैगज़ीन ₹500 का, 500 के हिसाब से आपने मुझे 6000 दे दिए। तो मैंने क्या करना चाहिए? हर महीने की इनकम ₹500 बतानी चाहिए। क्यों? अमाउंट सेम है ना। राइट? लेकिन अगर अमाउंट अगर वेरी करता है, तो प्रोपोर्शनेटली बताना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, दिवाली जैसे अक्टूबर और क्रिसमस दिसंबर, ये 2 महीने में मैगज़ीन का कॉस्ट ₹700 हो जाता है। तो ये 2 महीने में सेल में 700 को बुक करूँगा, राइट? तो अगर वेरी करता है, तो सेल्स के प्रोपोर्शन में आप बुक करना, अगर सेम रहता है, तो एसएलएम बेसिस से बुक करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट। इंटरेस्ट हमेशा टाइम पीरियड पे आता है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे आता है? टाइम पीरियड में। मिला हो, नहीं मिला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट शुड ऑलवेज़ बी क्रेडिटेड टू योर पीएनएल ऑन टाइम बेसिस। इज़ द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, रॉयल्टी आइडियली हम इमीडिएट मानते हैं, बट हम उसको बोलते हैं एज़ पर द एग्रीमेंट। एज़ पर द एग्रीमेंट मतलब जैसे हमारे एग्रीमेंट में तय हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आई एम द ऑथर, मैं एक बुक लिखता हूँ, ठीक है? मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, मैंने नोट्स पब्लिश किए और मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे डाल दिया है सेल करने के लिए, ठीक है? जब मैं उनको दे रहा था या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, मैंने कोई पब्लिकेशंस को सेल कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेल कर दिया मेरा बुक टैक्समैन को, ठीक है? कि आप मेरे नाम पे प्रिंट कर दो, पैसा आप लेना। लेकिन क्योंकि मैं इतने सालों की मेहनत है, इतने रात मैंने जग के वो बुक बनाया है, तो उसका कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। मुझे 50 लाख रुपए रॉयल्टी चाहिए। मैंने ले लिया 50 लाख रुपीज़, ये तो आ गया। फिर मैंने बोला जितने बुक सेल होंगे उसमें 50-50 रुपए एक्स्ट्रा भी चाहिए, राइट? तो मैंने क्या करना चाहिए 50 लाख का रेवेन्यू तो एक साथ बुक कर देना चाहिए, मेरे पीएनएल में, मेरा इनकम आ गया, राइट? और 50 रुपए जब-जब मिलेंगे एवरी ईयर तो मैं इनकम में बुक करते जाऊँगा, राइट? तो बेसिकली एज़ पर द एग्रीमेंट हम बोलते हैं कि क्या हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से तुम पीएनएल में क्रेडिट में करते हो, राइट? डिविडेंड डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक आप इनकम नहीं मानोगे। डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड एज़ इनकम व्हेन डिक्लेयर्ड। इज़ द पॉइंट क्लियर? मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, वो मुझे डिविडेंड दे रहा है 23-24 का, लेकिन दे रहा है 25 में। तो मैं डिक्लेयर कब हुआ? 2025 में, तो मैं 2025 की इनकम मानूँगा। अगेन 2025 की उसने डिक्लेयर किया लेकिन दिया 2026 में, तो मैं 2025 ही मानूँगा जब डिक्लेयर हुआ। मिला कब? उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कब डिक्लेयर हुआ? उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट का मतलब होता है एजेंट के थ्रू सेल। तो अगर मैं मिस्टर ए कंसाइनर है, कंसाइनर मतलब जो ओनर है, उसने अपने एजेंट को दिया, मिस्टर बी एजेंट है, एजेंट को हम बोलते हैं कंसाइनी। तो इसको देते समय हम गुड्स सेल नहीं बोलते, गुड्स सेंट बोलते हैं, राइट? हमने उसको बोला भई तू ये रख, जब बिकेगा तो बेच देना। तो उसको जब मैंने जब दिया कि तेरे पास रख, तो सेल हुआ क्या? नहीं, ओनरशिप आज भी मेरे पास है। मैं सेल कब मानूँगा? जब ये सेल थर्ड पार्टी को। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ सोल्ड टू थर्ड पार्टी। इज़ द पॉइंट क्लियर? कंसाइनमेंट सेल पे। नेक्स्ट, स्पेशल ऑर्डर। अगर मुझे आपने कभी स्पेशल ऑर्डर दिया, सर मुझे ये बना के दो। फॉर एग्जांपल आपने बोला सर मुझे एक जेट बना के दो पूरा, राइट? मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ेशन मुझे हिसाब से ये वाला कुशन चाहिए, ये सीट चाहिए, इतना टीवी लगाना है, जो भी है एक्स 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 वाई ज़ेड मैंने बना दिया, राइट? अब सीधी बात है अगर आप बना के देना है तो मुझे टाइम पीरियड लगेगा। लेट्स से ये बनाने में 3 महीने का टाइम लग गया, ठीक है? तो जब ये आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा, आइडेंटिफाएबल एंड रेडी फॉर डिलीवरी। जिस दिन आपने मुझे ऑर्डर दिया मैं उस दिन सेल रिकॉग्नाइज़ नहीं करूँगा। आपने एडवांस भी दिया होगा मैं सेल में नहीं मानूँगा। जब तक ये आइडेंटिफाएबल नहीं है, जब तक इसकी पहचान हाँ, भई ये जेट हो गया अभी, आपके कन्वेंस के हिसाब से हो गया एंड इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। मैंने फ़ोन उठाया, सर रेडी है, आके लेके जाओ, राइट? या आके चेक करके लेके जाओ। तो मैं अभी से इनकम मान लूँगा, मैं अभी रिकॉग्नाइज़ करूँगा, भई मेरा रेडी फॉर डिलीवरी हो गया ना, मतलब आई कैन सेल नाउ, राइट? तो मैं इनकम मान लूँगा क्योंकि वो स्पेशल ऑर्डर था। नेक्स्ट,
रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मैं अभी सेल कर रहा हूँ और बाद में आपसे वापस परचेज करूंगा, मतलब एक्चुअल में कभी सेल हुआ ही नहीं। तो वो बोलता है इसको रिकॉग्नाइज मत करो, इट इज नॉट एन इनकम फॉर यू, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, अभी बेच रहे हो, लेट्स से 31 मार्च को बेचा और मैंने आपको बोला 10 अप्रैल को वापस खरीद लूंगा मैं, तो कभी सेल हुआ क्या? नहीं, तो फिर सेल मानो ही मत ना। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब होता है मैंने सेल किया और वापस आपसे वापस रीपर्चेज कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली वो कभी सेल हुआ ही नहीं, राइट? तो अब जब सेल ही नहीं हुआ तो फिर सेल रिकॉग्निशन की बात ही नहीं आती, तो इसको रिकॉग्नाइज मत करो। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? हम सेल तो कर देते हैं लेकिन पैसा टुकड़ों में आता है। जब भी पैसा टुकड़ों में आएगा हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल मानते हैं, इसका कैश प्राइस, मतलब मान लेते हैं हम, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और मैं आपको एक लैपटॉप बेच रहा हूँ। लैपटॉप का कैश प्राइस है 80,000, मतलब मैंने बोला 80,000 टेबल पे रखो, लैपटॉप आपका, राइट? लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो एक काम करो, आप डीपी दो मुझे, आप मुझे सिर्फ अभी 20,000 दो, 20,000, और 22-22 हज़ार के 4 इंस्टॉलमेंट देना 4 साल में। तो आप मुझे टोटल यहाँ कितना पे करोगे? 88, और यहाँ कितना पे किया? 20, तो टोटल कितना पे करोगे आप मुझे? 1,08,000, राइट? 1,08,000, समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली तो क्या मैंने 1,08,000 का इनकम बुक करना चाहिए? द आंसर इज नो। आपने मुझे अभी कितना दिया? 20, तो मैं 20 नहीं बोलूंगा। कैश प्राइस कितना है? 80, मतलब मेरा सेल 80 ही हुआ है। तो फिर आगे के जो 28 मिल रहा है, क्या वो इंटरेस्ट है? द आंसर इज यस। तो इंस्टॉलमेंट पे दो पार्ट्स आते हैं, कैश प्राइस आपने इमीडिएट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और जो बाकी का जो डिलेज पेमेंट है उसके अंदर जो ब्याज है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टाइम बेसिस, तो वो 4 साल के इंटरेस्ट में 4 साल के पेल में जाना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? इन शॉर्ट, अभी के अभी कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? कैश प्राइस। ये मत बोलना सर अभी तो 20,000 मिला तो 20,000 की इनकम मानो, ऐसा नहीं है। बेचा तो 80,000 की चीज ना, तो 80,000 का सेल बताओगे आप। इज द पॉइंट क्लियर? और बाकी का जो धीरे धीरे पेमेंट मिलेगा उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे करके मेरे पीएल में जाएगा 4 साल में। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन 80,000 आज ही मेरे ट्रेडिंग पीएल में चला जाएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है? मतलब इंस्टॉलमेंट सेल आया तो इंटरेस्ट को कभी भी इनकम आज के नहीं मानना, कैश प्राइस को इनकम आज के मानना। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। मान लेते हैं मेरा एडवर्टीजमेंट का है, मेरा न्यूज़पेपर है खुद का, ठीक है, और न्यूज़पेपर के लिए फ्रंट पेज ऐड के लिए बहुत पैसा मिलता है। तो आपने ये बोल दिया कि सर 1 जनवरी के दिन नए साल में फ्रंट पेज हमको चाहिए, फ्रंट पेज हमको चाहिए, उसके लिए आपने मुझे 5 लाख रुपए दे भी दिए। सर 1 जनवरी को मेरा ऐड आना चाहिए, 5 लाख रुपए उसके दे दो, राइट? अब सीधी बात है, 1 जनवरी को 31 दिसंबर को थोड़ी कॉल आएगा मुझे कि सर 5 लाख रुपए लो मेरा ऐड दे दो, ऐसा नहीं होगा। इसकी बुकिंग 2-3 महीने पहले ही हो जाती है, राइट? तो मान लेते हैं उसने 1 अक्टूबर को ही मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, क्या मैंने इनकम मान लेना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों? ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 1 जनवरी को न्यूज़पेपर ना आए, या मेरी मशीनें खराब हो जाए, या XYZ कुछ भी रीज़न्स आ जाए, राइट? मैं उसका न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर पाया, उसका ऐड नहीं दे पाया, तो फिर मेरा 5 लाख वापस देना पड़ेगा मुझे, राइट? तो ये मेरी इनकम नहीं है। तो इनकम कब मानूँगा? व्हेन द एडवर्टाइज़मेंट इज़ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, जब वो एक्चुअल में पब्लिक में आ जाएगा। टीवी ऐड रहता तो टीवी ऐड जब पब्लिक में आ जाएगा, जब एक्चुअल में लाइव हो जाएगा तब। अल्टीमेटली एडवर्टाइज़मेंट का इनकम मैं तब मान सकता हूँ जब वो एक्चुअल में पब्लिश होता है पब्लिक के सामने। क्लियर? नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट मान लेते हैं मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है, राइट? तो कमीशन कब मिलेगा? ऑन इफेक्टिव कमेंसमेंट, ऑन इफेक्टिव कमेंसमेंट या फिर रिन्यूअल। मान लेते हैं मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं आपके पास आया, राइट, और आपको बोला सर पॉलिसी ले लो, तो आपने पॉलिसी ले भी ली। आपने पॉलिसी ले ली तो सीधी बात है, पॉलिसी का पैसा तो जाएगा किसको? कंपनी को। तो कंपनी मुझे कमीशन देगी क्योंकि मैं लेके आया आपको, राइट? तो कंपनी मुझे कमीशन देगी, कब देगी? जब आप एक्चुअल में जब पॉलिसी कमेंस करोगे, राइट? तो पॉलिसी स्टार्ट हो गया। क्या हर साल रिन्यूअल आएगा आपका? यस। तो जब जब आप रिन्यूअल करते जाओगे उस टाइम मुझे कमीशन मिलेगा। तो जब इफेक्टिव कमेंसमेंट या रिन्यूअल हो जाएगा सिर्फ तभी मुझे कमीशन मिलने का हक है, तो मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, एडमिशन फीस। एडमिशन फीस का मतलब होता है यहाँ पे कोई इवेंट के बेस पे, कोई इवेंट के बेस पे, जैसे मान लेते हैं कोई भी अगर लाइव कॉन्सर्ट रहता है तो आप लोग टिकट्स परचेज करते हो। लेट्स से आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट, राइट? मैंने ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और कोई मैंने एक्टर को बुलाया है, तो मैं सबसे फीस कलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे एडमिशन फीस कलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? क्या मैंने उसको अभी इनकम मानना चाहिए? द आंसर इज नो। मैं इनकम कब मानूंगा? जब इवेंट एक्चुअल में हो जाएगा तब, ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट। क्यों? क्योंकि अगर इवेंट हुआ ही नहीं तो मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इवेंट ना हो पाए, उससे उसमें कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन आ जाए, राइट? वो एक्टर नहीं आ पाया, या फिर वो अ, मान लेते हैं मेरी एरिया में कर्फ्यू लग गया, या जो भी है, अल्टीमेटली वो इवेंट हो ही नहीं पाया, तो फिर इनकम नहीं मान सकता उसको। तो जितना भी मैंने आपसे पैसा लिया मुझे लौटाना पड़ेगा। तो आइडियली मैंने इनकम कब मानना चाहिए? अगर मैंने आपसे कोई इवेंट के पैसे लिए हैं तो मैंने इनकम मानना चाहिए जब वो इवेंट सच में हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या फिर मेंबरशिप फीस बोल सकते हो, ये हम आइडियली इमीडिएट रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ओवर द पीरियड हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आइडियली हम उसको इमीडिएट ही रिकॉर्ड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड मतलब अगेन क्या? मान लेते हैं जब आप लोग सी इंटर में आए तो
मैंने आप लोगों से फीस लिया, तो ये फीस मान लेते हैं मैंने स्टार्ट किया बैच जैन में और चलेगा ये बैच मई तक, तो कहने से ये 5 महीने का है। तो जो भी आपने फीस दिया ये 5 महीने की इनकम है। अभी अगेन ये 5 महीने में जैन, फेब, मार्च 3 ये इस साल में आ जाते हैं, अप्रैल और मई अगले साल में चले जाते हैं, तो मैं इनकम भी 3 महीने और 2 महीने में प्रोपोर्शन कर दूँगा, राइट? तो ट्यूशन फीस ओवर द पीरियड हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फाइनेंसिंग कमीशन, फाइनेंसिंग कमीशन क्या हो जाता है? फाइनेंसिंग कमीशन का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप एक एजेंट हो, जैसे आप बैंक में काम करते हो, ठीक है? और मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल मैं ही बैंक में काम करता हूँ और मैं आपको लोन दिलाने में हेल्प कर रहा हूँ, राइट? तो जब भी मैं लोन दिलाने में हेल्प करूँगा, जब लोन सैंक्शन हो जाएगा, तब मैं कमीशन का हकदार हूँ। तो व्हेन द लोन इज़ सैंक्शन एट दैट टाइम आई विल गेट द कमीशन। तो वो मैंने कमीशन कब रिकॉर्ड करना चाहिए? व्हेन द लोन इज़ सैंक्शन। इज़ द पॉइंट क्लियर? तो आइडियली ये पॉइंट आ गया, राइट? तो अगर आप देखोगे मेरे नोट्स में सारे यही पॉइंट्स कवर्ड हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं मैंने सबका रीज़न दे के रखा है, राइट? अब यहाँ पे मैंने 1-2 पॉइंट्स और दिए हैं, जैसे अनसर्टेनिटीज़ इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कभी-कभार अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी क्या रहती है? कि शायद पैसा आएगा ही नहीं। तो जिस दिन आप बेच रहे थे एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, जब आप बेच रहे थे, तभी आपको मालूम था कि ये पैसा नहीं आने वाला है। अब मैंने दोस्त को बेचा, एक बहुत खास दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, मैं उसको माल बेच रहा था। लेट्स से मैं मोबाइल डीलर हूँ, मैं उसको मोबाइल दे रहा था, मुझे मालूम है पैसा नहीं आने वाला है। तो इनकम बताने के सेंस बनता है क्या? नहीं। अब रिकॉर्ड ही मत करो, उसको पोस्टपोन कर दो। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कभी दोस्त देगा, तो तभी रिकॉर्ड करना। लेकिन आपने रिकॉर्ड कर लिया और बाद में सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या कर सकते हो? उसको पैसे आएँगे क्या? नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? अपना आरडीडी की मदद लोगे, प्रोविज़न बना लोगे, राइट? तो बेसिकली अनसर्टेनिटी कभी रहती है, तो कभी-कभार अनसर्टेनिटी जब हम बेच रहे हैं तभी रहती है और कभी-कभार अनसर्टेनिटी बाद में आती है, राइट? तो जब बेच रहे हो तभी मालूम है पैसा नहीं आने वाला है, तो रिकॉर्ड मत करो, पोस्टपोन कर दो। और कभी-कभार रिकॉर्ड करने के बाद सेल मैंने मान लिया और कभी-कभार 2 महीने बाद वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है या 2 महीने बाद वो हाथ ऊपर करता है, तब तो मालूम नहीं था वो हाथ ऊपर करेगा, बाद में मालूम पड़ रहा है, तो उसका आरडी बना लो। इज़ द पॉइंट क्लियर? आइडियली एएस में जितने भी अगर आपने क्वेश्चंस भी गो थ्रू किए होंगे, सब वही पॉइंट्स आते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, राइट? ये सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने इस नोट्स में दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ नोट्स गो थ्रू करते हो, मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट लगते हैं नोट्स गो थ्रू करने में और सारे पॉइंट्स वापस कवर हो जाते हैं, ठीक है? अब कुछ केस सिनेरियोज़ हैं, मैं एक-एक करके डिस्कस करना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें हार्डली 5 मिनट लगेंगे और, ठीक है? X Limited makes sales and gives warranty of 5 years. They treat 100% revenue in the year of sale and treat the repair cost on cash basis. उसने 100% रेवेन्यू माना, सही किया? हाँ, लेकिन वारंटी के टाइम पे क्या उसने प्रोविज़न हमेशा बना के रखना चाहिए? द आंसर इज़ येस। उसने बोला जब भी रिपेयर आएगा तब कैश बेसिस पे करेंगे, ये ट्रीटमेंट गलत हुआ। तो अब इसमें 2 मेंशन करोगे कि 100% रेवेन्यू माना, ये सही किया, लेकिन तुम कैश बेसिस पे कर रहे हो, ये गलत है, प्रोविज़न शुड बी मेड, राइट? तो मैंने दोनों लिखा, बट साइमल्टेनियसली दे शुड मेक अ प्रोविज़न फॉर द सेम फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट, कस्टमर मेक रिटर्न द परचेज़। कस्टमर में रिटर्न द परचेज़ मतलब क्या? सेल ऑन अप्रूवल। बात हुई है अपनी सेल ऑन अप्रूवल पे, क्या रहता है? या तो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए या तो टाइम पीरियड एक्सपायर होना चाहिए, सिर्फ तभी सेल मानना। नेक्स्ट, we started a new business which is seasonal. To enter into a market, we gave an option to retailers that they can return the goods 1 month after the end of season also. मैंने नया नया खिलाड़ी हूँ मैं, तो मैं मार्केट में उतरा और मार्केट में ऐसा बोल दिया मैंने कि मैं आपको माल बेच रहा हूँ, सीज़न खत्म होने के बाद भी 1 महीने बाद भी मैं आपसे रिटर्न ले लूँगा, राइट? अगर ऐसा है, तो 25% रिटर्न क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने अगर आपको 1 लाख का माल बेचा, 1 लाख का माल बेचा, मुझे मालूम है सीज़न खत्म होने के बाद भी आप 25% का माल रिटर्न दे ही दोगे। मतलब 25,000 का रिटर्न दे दोगे, तो मैं इनकम 75,000 ही मानूँगा। मैंने क्या करना चाहिए? इनकम 75,000 ही मानना चाहिए और 25% का हमने अभी कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो रिटर्न आएगा, राइट? ऑल्टरनेटिवली हम 1 लाख अगर पूरा 100 सेल मान लें, तो 25% का रिटर्न का प्रोविज़न बना लो। लेकिन इस केस में बेटर ये रहेगा कि 75% इनकम मानो और 25% कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा ना रिटर्न आएगा। अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करते होते, तो फिर ये नहीं होता, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रीट 75% इनकम एंड इमीडिएटली बैलेंस आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। जब पीरियड एंड हो जाएगा, मान लेते हैं 1 महीना खत्म हो गया, फिर भी रिटर्न नहीं आया, मानो अब तो भाई अब तो सेल हो गया, अब थोड़ी रिटर्न लूँगा, राइट? तो मैंने एक वो जो 25% बाकी का है, वो मैंने सेल तब मानना चाहिए। मान लेते हैं 25,000 में से 10,000 रिटर्न आ गया, रिटर्न सच में आ गया, 1 महीने के अंदर आ गया, तो बाकी 15,000 को आप सेल मान लेना। समझ में आ रहा है? इस तरह हमने ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट, वी गिव repairs contract of rupees 2 lakh to A Limited and the life of the contract is 3 years. मैंने मान लेते हैं आप ए लिमिटेड हो, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 लाख रुपए का, मतलब मैं आपको 2 लाख रुपए पे करूँगा, राइट? क्यों पे कर रहा हूँ? मान लेते हैं मेरा एक बिल्डिंग है और उसमें जो भी रिपेयर वर्क आएगा मैं आपको बुलाऊँगा। रिपेयर हो नहीं हो, मैं आपको 2 लाख रुपए दूँगा। तो क्या ये 2 लाख रुपए आपने आज के पीरियड में डालना चाहिए? द आंसर इज़ नो। आपने ओवर द पीरियड डालना चाहिए क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये 2 लाख रुपए 3 साल के हैं। मैं थोड़ी हर साल आपको 2-2 लाख रुपए दे रहा हूँ। मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया, 3 साल में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मेरे मेरे बिल्डिंग में आपने आके करना है। रिपेयर हो, प्लम्बिंग हो, कुछ भी हो, लाइटिंग का वर्क हो, आपने आके बंदे भेजने हैं और ठीक करना है, राइट? तो आपने क्या करना चाहिए? ये इनकम को आपके एक्सपेंस रेशियो में उसको इनकम मानना चाहिए।
क्योंकि सीधी बात है, मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया तो आपका भी तो कुछ खर्चा होगा ना। जैसे आप अगर कोई प्लम्बर बेचते हो या कोई इलेक्ट्रिशियन बेचते हो तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा। तो आपने एक्सपेक्ट किया कि पहले साल आपका खर्चा 20,000 होगा, दूसरे साल 40,000 होगा और तीसरे साल भी 40,000 होगा। तो आपने इनकम भी ये रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, 2:4:4 में। तो आपने ये 2 लाख रुपए को आपके पीएल में कितना लिखना चाहिए? 80, कितना आएगा? 2:4:4 में 40-80-80, कितना आएगा? 40-80-80, मतलब पहले साल के पीएल में आपने सिर्फ 40,000 ही बताना चाहिए, दूसरे साल में 80,000, तीसरे साल में 80,000, राइट? मतलब अगर मैंने इनकम दे दिया, इनकम को एप्रोर्शन करने के लिए एक्सपेंस रेशियो लगाना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, we are the manufacturers of plant and machinery. Whenever we sell a machinery, the party pays 90% immediately and 10% after 1 year of the machinery works satisfactorily. मतलब क्या? 90% हम अभी पे करते हैं, 90% हम अभी अभी दे देते हो। मतलब अगर मैं मशीनरी बेचता हूँ आपको, मेरा काम ही मशीनरी बेचना है, राइट? तो मशीनरी मेरे लिए एसेट एसेट नहीं हुआ, गुड्स हुआ। आइडियली 90% हम अभी पे करते हो, 10% 1 साल के बाद पे करते हो। तो मैंने क्या करना चाहिए? 100% इनकम मान लेना चाहिए और 10% का प्रोविजन जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं मशीनरी काम नहीं की, तो आप मुझे 10% दोगे ही नहीं, बराबर ना? 10% नहीं दोगे, तो 90 मैं 100% इनकम मानूंगा, और क्योंकि आप 10% डुबा सकते हो मेरे, तो मैं 10% का आरडीडी बना लूंगा। इज द पॉइंट क्लियर? क्यों आरडीडी? क्योंकि मे और मे नॉट बी द गेट द बैलेंस अमाउंट। हो सकता है मशीनरी वर्क ना करे तो मुझे बैलेंस ना दो, तो 10% का प्रोविजन अभी से बना के चलूंगा कि भाई डूबा भी तो 10% ज्यादा नहीं डूबेगा मेरा, क्योंकि 90% तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, राइट? नेक्स्ट, लास्ट केस, वी आर द मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड मेड अ सेल ऑफ ₹100 crore टू अ पार्टी। हम मैनेजर हैं और हमने 100 करोड़ का माल बेचा। द कंडीशन वाज दैट द पार्टी विल पे ओनली इफ वी डिलीवर देम इन गुड कंडीशन। सामने वाले ने एक शर्त रखा, मैं पेमेंट तभी तभी दूंगा जब सही सलामत माल पहुंचेगा। लेट्स से इंडिया से माल श्रीलंका जा रहा है, ठीक है? शिप के थ्रू जाएगा, शिप डूबने के चांसेस बहुत रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू अवॉइड रिस्क, सीधी बात है, 100 करोड़ का माल भेज रहा हूँ तो रिस्क तो रहेगा मेरे सर पे, रास्ते में कुछ हो गया तो मैंने क्या किया? ट्रांजिट इंश्योरेंस ले लिया। 10% गॉट डिस्ट्रॉयड, 10% चला गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कितना बचा? 90%। 90% 90 करोड़ का माल पहुंच गया आपके पास, तो 90 करोड़ तो मिलना है, वो इनकम है। बात चालू हुई 10% की। बट वी रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू ऑफ 100 करोड़ सिंस वी हैव टेकन द इंश्योरेंस। 100 करोड़ फिर भी मैंने इनकम मान लिया, क्यों? 10% डिस्ट्रॉय भी हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी। सही है गलत है? आंसर इज गलत है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस ने क्लेम एडमिट किया है क्या? नहीं, वो रिजेक्ट भी तो कर सकता है। तो जब वो क्लेम पास होगा तब एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ पे the company can recognize revenue only if it is reliably measurable and there is no uncertainty. There are chances that the insurance company may reject the claim. अगर इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करती है तो फिर आप 100 करोड़ थोड़ी बुक कर सकते हो, राइट? तो आपने क्या करना चाहिए? 90 करोड़ ही करना चाहिए इनकम, और बाकी के 10 करोड़ भी आप इनकम मान सकते हो। कब? जब इंश्योरेंस ने क्लेम एडमिट किया होगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो आइडियली अपन ने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है? अब अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था AS9 पे क्वेश्चंस कैसे भी रहे, जो ऊपर में 19 पॉइंट डिस्कस किया, लगभग क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं, लगभग क्वेश्चंस वैसे रहते हैं, और साथ में एक कॉमन पैराग्राफ है, ये वाला, ठीक है? इसको करना है लर्न। जितने वर्ड्स आप लिख पाए उतनी बहुत अच्छी बात है, उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मतलब ऊपर से कोई भी केस आ जाए, पहले ये दो दो सेंटेंस लिखना है आपको, मतलब ए और बी पॉइंट आपको लिखने ही लिखना है, ठीक है? कि AS9 रेवेन्यू का मीनिंग क्या देता है, तो ये लिखना, उसके बाद ही ऊपर एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है? इसमें से जितना याद रहा उतना अच्छी बात है। एग्जैक्ट लर्न होता है तो और भी अच्छा, नहीं होता है तो जितने की पॉइंट्स आप लर्न कर पाओ उतना प्रेजेंट करना, और बाद में जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि कब करना चाहिए, जैसे ये डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट, हमने इमीडिएट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट? ये कब लिखोगे? वो सेंटेंस लिखने के बाद ही लिखोगे। इज द पॉइंट क्लियर? क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से याद होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। इसमें से 4-5 केसेस दे देता है, 4-5 केसेस को एक्सप्लेनेशन पूछता है, ठीक है? तो इस तरह हमने ये करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।